वॉइस। चलिए, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड इवनिंग। साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए भाई, जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी एक बार चेक करके बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा 2022 का जो भी आया था सीजीटेट में, वो पहला पेपर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सभी कमेंट करके बता देंगे सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। ठीक, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देती हूँ कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में अभी सीजीपीएससी तिहार मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप जितने भी सीजीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे होंगे सीजीपीएससी से रिलेटेड कोर्स का, तो वहाँ पे जितने भी कोर्स है आपके लिए बिल्कुल इसको निःशुल्क कर दिया गया है। तो अगर आप को लग रहा था कि इसके बहुत ज़्यादा जो परचेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे हैं, तो आपके लिए इसको बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। बस आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन चार्जेस है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए। और इसमें आपको प्री मेंस दोनों की क्लासेस आपके लिए निःशुल्क रख दी गई है। और जितने भी अभ्यर्थी अभी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे नए बैच का, तो उनके लिए भी सुनहरा खुशखबरी है, सुनहरा मौका है कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा आपके लिए एक नया बैच शिक्षक भर्ती का आरंभ होने जा रहा है। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती का बहुत ही अच्छे तरीके से सीडीपी की क्लासेस है ना, जितने भी उसमें सिलेबस में आपके हैं, चाहे वो सीडीपी का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वर्ग 1 वर्ग 2, आपको दोनों ही क्लासेस नए तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी हमारे द्वारा करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन सीडीपी का क्या बोल रहा है। ठीक है, आप लोग बताएंगे, क्वेश्चंस दिख तो रहे हैं ना। चलिए, तो ये रहा आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस है आपके, गाल्टन ने किए थे, जेम्स ड्रेवर के द्वारा किया गया था, स्किनर के द्वारा किया गया था कि टायलर के द्वारा किया गया था। चलिए भाई जल्दी से आंसर करेंगे सभी कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था। क्या आंसर लगा रहे हैं सभी? चलिए, तो जितने भी यहाँ पे गाल्टन लगा रहे हैं, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का, उन पर रिसर्च करने का, ठीक है, उन व्यक्तित्व विभिन्नता के जनक भी किनको कहा जाता है, तो गाल्टन को ही कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयोग किसने किए थे, तो गाल्टन ने किए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? बच्चे के साथी समूह पर, शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के व्यवहार पर कि बच्चे के संवेग पर? यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान। ठीक है, मतलब बच्चे का पहला समाजीकरण कहाँ होता है, आपको सभी क्लासेस में मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो जितने भी पहले की क्लासेस हुई है, 2011 का पेपर, 14 का, 19 के जितने भी सीजीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पेपर है, उसको आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा। उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताई हूँ। ठीक, तो सबसे पहले बच्चे का प्रथम समाजीकरण कहाँ होता है भाई, तो उनके परिवार में ही होता है, मम्मी पापा, भाई बहन, दादी दादा, चाची चाचा, सबके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो बच्चे के साथी समूह पर, शारीरिक वृद्धि पर। तो यहाँ पे समाजीकरण का उद्देश्य किसी शारीरिक वृद्धि पर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो शारीरिक वृद्धि तो यहीं से ही कट जाएगा। बच्चे के व्यवहार पर होता है क्या? ये भी नहीं होगा, बल्कि बच्चे के संवेग पर भी नहीं होगा, बल्कि इसके बच्चे के साथी समूह पर ये कैसे करता है, निर्भर करता है। मतलब आप बच्चे को, मतलब जैसे साथी
साथी समूह उनको मिलती है बच्चे को, उस साथी समूह के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, ढल जाता है। अगर उनके साथी समूह बहुत ही शांत किस्म के रहेंगे, ठीक, उनके दोस्त यार जो है वो शांत रहेंगे, तो वहाँ पे बच्चा का स्वभाव भी कैसा रहता है, शांत हो जाता है। लेकिन अगर वही शांत बच्चा का अगर किसी मतलब उतलंग बच्चे के साथ उनका साथी समूह अगर बन जाता है, तो वो बच्चे भी कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल उतलंग हो जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे के साथी समूह पर क्या होता है, उसका जो समाजीकरण है वो निर्भर करता है। क्लियर है इतना? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। ठीक, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, ये जो पुत्री में पिता के प्रति, माता में अपने बेटे के प्रति आप लोग पढ़ोगे है ना, शारीरिक ग्रंथि मानसिक ग्रंथि है जो बाल्यावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, ये बाल्यावस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में। ठीक, तो आपको याद रखना है जो भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इपिडस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, तो ये जो अवस्था है, ये जो ग्रंथि है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे दिया है पुत्री में पिता के प्रति। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे बाल्यावस्था हो चाहे किसी के घर में शैशवावस्था में भी हो, पिता का मतलब ज़्यादा जो नाता है, ज़्यादा जो जुड़ाव है वो किनके साथ रहता है, उनकी पुत्री के साथ, है ना। मतलब एक पिता जो है वो अपनी पुत्री को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मतलब अपने बेटे से ज़्यादा। ठीक है, और मम्मी जो है वो किनको करती है, अपने बेटे को, है ना। एक बेटी से ज़्यादा मम्मी जो है वो किनके ऊपर रहती है, अपने बेटों के ऊपर। ठीक, तो ये क्या होता है, एक मतलब मानसिक ग्रंथि है जिसका विकास कब होता है, एक बच्चे में बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है, पुत्री में पिता के प्रति। तो आपको याद रखना है पुत्री में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी भाई, पुत्री में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके अंतर्गत पुत्री को मतलब पुत्री में पिता के प्रति ज़्यादा क्या रहता है, प्रेम रहता है। वही अगर हम इडिपस ग्रंथि की बात करें तो ये किस में पाए जाते हैं, लड़कों में, पुत्रों में। ठीक है, जो उनको पुत्रों को माता के प्रति ज़्यादा आकर्षण का क्या होती है, ये मतलब पुत्र में माता के प्रति ज़्यादा आकर्षण की क्या होती है, ग्रंथि होती है। क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ें। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखनी। यहाँ पे इलेक्ट्रा मतलब ऐसा लग रहा है ना, इलेक्ट्रा मतलब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है ना, इपिडस पुत्र में होगा कि इलेक्ट्रा पुत्री में। तो आपको ऐसे करके याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रा है तो इलेक्ट्रा किसी लड़की का नाम ऐसा टाइप का आपको लग रहा है कि नहीं, है ना। इडिपस ये किसी लड़के का नाम है ऐसे लग रहा है, मतलब इसको बोलने पर आपको क्या महसूस हो रहा है, ऐसे पुरुषवाचक है ऐसे लग रहा है कि नहीं, और ये किसकी है, स्त्रीवाचक संज्ञा है ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ऐसे आपको याद करना है, थोड़ा सा रिलेट करना है। इलेक्ट्रा मतलब आपको याद रखना है पुत्री, और इडिपस मतलब क्या याद रखना है आपको, पुत्र याद रखना है। और यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन है आपके, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, कि जिससे अच्छा वातावरण बन सके। आपको आंसर करना है कि ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम, आप लोगों को पता होगा कि अब बच्चों को हम मातृभाषा में ही, प्राथमिक के बच्चों को, पूर्व माध्यमिक के बच्चों को अपनी प्राथमिक भाषा में ही हम शिक्षा देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, समृद्ध हो, नौकरी के लिए ही उपयोगी। तो सिर्फ नौकरी के लिए ही उपयोगी हो, जैसे नौकरी के लिए अभी के डेट में हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या यही मान्य है क्या, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जिससे अच्छा वातावरण बना रहे, तो अच्छा वातावरण से ज़्यादा, समृद्धि से ज़्यादा, जिस पर जनसाधारण का क्या हो, आधिपत्य हो, मतलब जिनको सभी मतलब जितने भी वहाँ पे कौन है, लोग हैं, जन है, उनको ये भाषा जो है वो समझ में आनी चाहिए, उनके द्वारा ये बोली जाती है। जनसाधारण का कैसा हो, वहाँ पे आधिपत्य हो, वो अधिक से अधिक वो भाषा का यूज़ करते होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो भाषा उपयोगी होगा। तभी हम उस भाषा का यूज़ शिक्षा के लिए भी क्या कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है वो उस भाषा को अच्छे से अच्छे क्या कर सके भाई, समझ सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं, सभी का आंसर वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना, ठीक, व्यू रचना मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात की गई है। ठीक,
which strategy would be appropriate for the study of children with special needs। ठीक, चलिए आपको आंसर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम की अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। ठीक, तो यहाँ पे हम बच्चों को शिक्षा, मतलब अभी के बच्चों को हम शिक्षा कैसे, अभी का शिक्षा कैसा होता है, चाइल्ड सेंट्रेड होता है, बाल केंद्रित होता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में बात की गई है कि उनको हम शिक्षा कैसे दें, उनके लिए स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना है, अध्यापक द्वारा निर्देशन प्रदान करना है। तो क्या इतने से ही पर्याप्त है क्या उनके लिए? बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चर्चा करने से ज़्यादा, अध्यापक द्वारा निर्देश देने से ज़्यादा, यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हैं सभी? वेरी गुड, सी हो जाएगा। सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, मतलब बच्चों को हमको अधिक से अधिक उनके सहपाठियों के साथ क्या करना है, जोड़ना है ना, सहयोगात्मक भावना का उनमें क्या करना है, विकास करना है। इनके माध्यम से हमको क्या देनी है, शिक्षा देनी है, ताकि उनमें सहयोगात्मक भावना का भी कैसा हो सके, विकास हो सके। ठीक, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करना है क्या भाई, यहाँ पे अध्यापक का कुछ काम आएगा क्या? ठीक, क्योंकि हमारा शिक्षा जो है वो कैसा है, बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पे जब भी अध्यापक के लिए अगर कुछ आता है कि हमको अध्यापक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना, शिक्षा जो है वो कैसा होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, पाठ केंद्रित होनी चाहिए, तो वहाँ पे बिल्कुल वो कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? एकदम इजी है, स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने कि एरिक्सन ने। और अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चंस है। और इससे पहले अगर आप लोग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नहीं देखे होंगे सीजी टेट का, जितने भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, क्योंकि यही जो क्वेश्चंस है वो शिक्षक भर्ती में भी आने हैं भाई, सेम क्वेश्चंस। ठीक, तो आप लोग ऐसे मत सोचिए अरे यार ये तो सीजी टेट का है, इसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे करके, यही में से आपके शिक्षक भर्ती के लिए भी क्वेश्चंस बनेंगे, इसी में से ही बनता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर है इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आपको एकदम फंसने ही फंसने, 5 क्या 30 में से आपके पूरे 25 क्वेश्चंस इसी में से रहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस बस आपको वो एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, तो चलिए बौद्धिक विकास बोलो, चाहे आप क्या बोलो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलो, ठीक है, चाहे आप विकास की 4 अवस्थाएं बोलिए, विकास की 4 अवस्थाएं बोलिए, ये किनकी देन है भाई? जीन पियाजे की। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से मैं बताते जा रही हूँ, इन्होंने जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें से सबसे पहले क्या कराता है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था बोला जाता है, दूसरे को प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, तीसरे को क्या बोला जाता है भाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, और चौथे को अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक, इसका एज कितने से कितने हो जाएंगे, 0 से 2 वर्ष के बालकों के लिए होता है ये। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्षों के बालकों का एज होता है ये। ठीक, मूर्त में 7 से 11 वर्ष के बालक आ जाएंगे, और अमूर्त में 11+ के बालक जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये किनकी देन थी? जीन पियाजे का, जिसमें उन्होंने कहा कि संवेदी पेशी के जो बालक होते हैं वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, प्राक संक्रियात्मक वाले बच्चे आत्म केंद्रित रहते हैं, जो उनको सिर्फ अपने से ही मतलब है, बाह्य दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। वही अगर हम मूर्त की बात करें तो बच्चों को हम मूर्त माध्यम से सिखाना चाहिए। बच्चे मूर्त माध्यम से सीखते हैं, जैसे उसको गोलाई की हमको अवधारणा सिखाना है तो हम उनको संतरा दिखा सकते हैं, है ना, बॉल दिखा सकते हैं कि ये गोल होते हैं, मतलब उनके सामने मूर्त चीज़ें ला करके रखो। जैसे वो आइसक्रीम खाते हैं तो उसके कोन के बारे में हम बता दिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक में होता है, और अमूर्त में बच्चे जो है वो औपचारिक रूप से, ठीक है, फॉर्मल रूप से और अमूर्त क्रियाएं करना स्टार्ट कर देते हैं, अमूर्त सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना क्लियर है? चलिए वेरी गुड, सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? ऑप्शंस है आपके, अध्यापकों को उच्च वेतन देना चाहिए,
ठीक है। अध्यापकों को जहाँ पे वेतन देने वाली बात आ जाती है फिर चेहरे में स्माइल ही आ जाती है कि हाँ ठीक है। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन करना चाहिए कि छात्रों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं सभी। यहाँ पे शिक्षा के स्तर को हमको क्या करना है भाई, उच्च करना है, उच्च करने की बात की गई है। तो इनके लिए क्या किया जाना उचित है, तो अध्यापकों के वेतन को बढ़ा देंगे क्या, तो वहाँ पे अध्यापक भी फॉर्म में आ जाएंगे और अच्छी शिक्षा देंगे क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी अध्यापकों को जो शिक्षण है वो अध्यापकों के लिए कभी होता ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात की जाती है, बच्चों के बारे में। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन करेंगे कि पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, पाठ्यक्रम में संशोधन करने से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जवाब देना है कि छात्रों का सतत मूल्यांकन हमको करना है कि पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन। तो यहाँ पे कई लोगों को पाठ्य पुस्तकों का भी सतत मूल्यांकन आ रहा है, तो वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम छात्रों को सतत मूल्यांकन की करने की बात करते हैं भाई, न कि पाठ्यक्रम में। क्लियर है। पाठ्यक्रम का कैसे मूल्यांकन करेंगे, पाठ्यक्रम को ही पढ़ करके तो बच्चों का हमको मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन किनका करना होता है, हमको बच्चों का करना होता है, ठीक, बालकों का करना होता है। तो यहाँ पे हमको छात्रों का सतत मूल्यांकन करना है, ना कि पाठ्य पुस्तकों का। क्लियर है। तो चलिए जितने भी डी आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है, रॉस की है, एडलर की है, रूसो की है कि वॉटसन की है। चलिए भाई ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए आप लोग। ठीक, ये किनका कहना था कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। तो रॉस ने कहा था, एडलर ने कहा था, रूसो ने कहा था कि वॉटसन ने कहा था। तो जितने भी रॉस लगा रहे हैं बिल्कुल भी गलत आंसर हो जाएगा, और जितने भी एडलर लगा रहे हैं वेरी गुड, सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रट लीजिए आप लोग। एडलर ने ऐसा कहा था कि शिशु के जन्म के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है उनके भविष्य में उनका स्थान क्या है। मतलब कभी कभी शिशु को देख के पता चल जाता है ना कि ये तो पक्का डॉक्टर बनेगा, किक मार रहा है मतलब पक्का ये क्या बोलते हैं राइडर बनेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐसे भविष्य उनके लिए हम देख लेते हैं। तो ऐसा किनका कहना था, किनका मानना था, एडलर का मानना था। ठीक है, किक मार रहा है तो फुटबॉलर बनेगा या तो फिर ये बैडमिंटन बनेगा, ऐसे मतलब हो जाता है। तो ऐसे हम क्या कर लेते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी कर लेते हैं। तो ये भविष्यवाणी कौन किए थे, तो एडलर किए थे। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। अब गलत है मतलब यहाँ पे जब भी आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते हो तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग हाईलाइट किया करो। जैसे गलत देता है तो उसको वहाँ पे हाईलाइट किया करो और वहाँ पे सोचा करो अगर यहाँ पे क्वेश्चंस निगेटिव है मतलब आंसर भी कैसे होने चाहिए भाई, निगेटिव होने चाहिए। ऑप्शन है आपके यहाँ पे शक्ति और गति, विकास पूर्वानुमेन होता है, प्रशिक्षक और अधिगम की विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको मानव विकास के संबंध में भी बताना है। तो एक तो विकास सतत प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली प्रक्रिया होती है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया होती है ये। ठीक, मरने के टाइम भी हम कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक विकास की पार्ट होता है ना, विकास का एक पार्ट होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। बिल्कुल विकास हमारा पहले हम सामान्य क्रिया करना स्टार्ट करते हैं ना, खेलना कूदना दौड़ना, तब हम कहीं जाकर क्या करते हैं, विशिष्ट क्रिया करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशिक्षक और अधिगम, यहाँ पे हमको प्रशिक्षण भी मिलता है और अधिगम भी करते हैं, तभी कहीं जाके हमका हमारा विकास होता है कि नहीं। अगर आप कुछ चीज़ सीखोगे ही नहीं तो वहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपको कि आपका विकास हो रहा है करके, अधिगम करोगे ही नहीं, सीखोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, तो वहाँ पे आपका विकास संभव है क्या, उसको नहीं बोल सकते कि आपका विकास हो रहा है करके। विकास पूर्वानुमेन होता है, बिल्कुल सही है। मतलब हम विकास की भविष्यवाणी लगा सकते हैं कि नहीं, पूर्वानुमेन। ठीक, पूर्व का हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मतलब कि ये बालक जो है वो अच्छा पढ़ रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में पक्का ये टीचर बनेगा, है ना, ये अच्छा दौड़ रहा है,
मतलब शारीरिक एक्टिविटीज इसका अच्छा है, ठीक, मतलब ये पुलिस में जाएगा, पक्का फौजी में जाएगा, तो ऐसे हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं उनके बारे में। तो विकास पूर्वानुमान होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे शक्ति और गति की बात नहीं आई थी, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, शक्ति और गति, और शक्ति और गति ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये विकास से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो जितने भी शक्ति और गति लगाए हैं सबका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, और जो नहीं लगाए थे सबका आंसर गलत हो जाएगा भाई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बोला गया है, ठीक है, नहीं है। चलिए भाई आपको बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है, ठीक। चलिए बताएंगे। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ठीक, कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। चलिए भाई क्या आंसर लगा रहे हैं सभी। यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या पूछा गया है, उद्देश्य बताना है। तो अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित करना है, क्या बार बार बता रही हूँ, अभी के क्लास में बता रही हूँ, क्योंकि ये जो सीजीटेट का पेपर आया था वो शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित पे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। इसमें पूरा शिक्षक केंद्रित ही लिया गया है कि नहीं लिया गया है। तो हमको शिक्षक केंद्रित होना है कि बाल केंद्रित होना है भाई, बाल केंद्रित, बालकों को केंद्र में रखकर उनको क्या देनी है भाई, शिक्षा देनी है। तो ये क्या होता है, अध्यापन एवं अधिगम, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हमको अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप में बदलना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसको किस में बदलना है भाई, बाल केंद्रित में। क्लियर है। अगर ये होता यहाँ पे तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाता, सही हो जाता। बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना। चलिए आप लोगों को इंग्लिश के भी वर्डिंग्स दिखा देती हूँ। हेल्पिंग टू डेवलप कॉग्निटिव इफेक्टिव स्किल्स, ठीक, ये सेकेंड का है। तो यहाँ पे बोधात्मक भावात्मक कौशलों का विकास में मदद करना, क्या यही सतत और, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जहाँ पे हम बच्चों का सर्वांगीण विकास के बारे में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो सिर्फ बोधात्मक और भावात्मक में हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट को देख लेते हैं ऑप्शन, याद रखने पर बल देने के बदले, ठीक, यहाँ पर आपको बल देख के आप लोग इसका आंसर गलत कर रहे हो, इसको लगा रहे हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना होता है। ठीक है, यहाँ पे बल भले ही आप लोगों को लग रहा होगा निगेटिव है करके, लेकिन यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को हम रटन पद्धति से मुक्त करके उनको सीखने पर क्या करते हैं, जोर देते हैं कि नहीं, बल देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बल जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वे में हमको लेकर के चलनी है कि याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर, मतलब जितना ज़्यादा हो सके हमको रटन पद्धति से मुक्त करके उनको सिखाने पर हमको क्या देनी है, बल देनी है। क्लियर है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, एनी बेसेंट का, विलियम जोन्स का, हेलन केलर का, कि मारिया मॉन्टेसरी का। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं सभी। श्रवण बाधित बच्चों के लिए, ठीक, तो आपको याद रखना है श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन थी भाई, हाँ वेरी गुड, सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, हेलेन केलर। ठीक, ये प्रीवियस ईयर में भी और आ चुका है, मैं आप लोगों को बताई थी कि हेलन केलर की एक शिक्षिका थी, कौन थी जल्दी बताइए, एनी बेसेंट थी, कौन थी, हाँ एली सुलिवन, ठीक है, कौन थी, एनी सुलिवन थी, ठीक, जिन्होंने एलन केलन को क्या पढ़ना सिखाया है ना। मतलब ये खुद जन्म से कैसी थी, दृष्टिबाधित थी, मतलब इनको आंशिक रूप से दिखाई देता था, तब भी ये क्या की, पढ़ाई की, और हेलन केलन को भी पढ़ने में क्या की, मदद की, है ना। हेलन केलन कौन थी, अमेरिका की एक क्या थी, मतलब लेखिका थी, है ना, राइटर थी, जिन्होंने मतलब वह कला में स्नातक करने वाली पहली कौन थी भाई, पहली बधिर थी, मतलब
पहली बधिर और दृष्टिहीन थी, मतलब ना तो इसको सुनाई देता था और ना ही इनको दिखाई देता था। इनकी जो शिक्षिका थी वो कौन थी? एनी सुलिवन थी, जिन्होंने इसको पूरे सारी चीज़ें जो है वो सिखाई, बल्कि ये खुद आंशिक रूप से इनको दिखाई नहीं देता था। तो हेलेन केलर जो है वो अमेरिका की कौन थी? एक लेखिका थी, जो जन्म से ही कैसी थी? मूक बधिर थी और कैसे थी? दृष्टिहीन थी। और उसके बाद भी इन्होंने क्या किया भाई? पहली एक कौन थी? महिला थी जिन्होंने कला में क्या किया था? स्नातक की उपाधि धारण किया था। स्नातक की उपाधि क्या किया था? इन्होंने अर्जित किया था। क्लियर है सभी को? चलिए, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में इन्हीं का नाम क्या होता है? एकदम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने साथ साथ सभी को पढ़ने के लिए भी क्या किए थे? प्रेरित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अधिगम अनुभव के कारण, ठीक, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? इसमें परिभाषा कुछ ज़्यादा ही पूछे, 3 से 4 क्वेश्चंस परिभाषा पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? गेट्स तथा अन्य का, काल्विन का, चार्ल्स स्किनर का, कि आर.एस. वुडवर्थ का? आर.एस. वुडवर्थ का। चलिए आंसर बताएंगे, क्या आंसर लगा रहे सभी? अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है, तो ये किनका था? आपको रट लेना है। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन किनका था? तो ये काल्विन का था। किनका था भाई? ये काल्विन का था, ठीक। और अभी जस्ट एक और परिभाषा आया था, कौन सा वाला? कि बालकों के जन्म के बाद यह तय किया जा सकता है कि भविष्य में उनका स्थान क्या है। ये किनका था? तो ये था, जल्दी से बताइए किनका था? वो एडलर बोले थे उसको, कौन बोले थे जी? चलिए ठीक ठीक। तो अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है, यह किनका था? काल्विन का कहना था। काल्विन का क्या था? ये परिभाषा था, कथन था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन है आपके, कक्षा में कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता, कि अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि। तो यहाँ पे बोला गया है बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है। तो बालकों के लिए अधिगम करने के लिए क्या कक्षा में कार्य की अधिकता अगर उनको दे देंगे, बहुत ज़्यादा उसको वर्क दे देंगे, तो रुचि ले पाएंगे? क्या कर लेंगे? क्या अधिगम अच्छे से हो पाएगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। गृह कार्य की अधिकता, गृह कार्य को भर के दे देंगे, क्या 2-3 पेज उन लोग सीख जाएंगे क्या अच्छे से? तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेखन कार्य की अधिकता, लिखने के लिए भर के दे देंगे क्या? तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल्कि अध्ययन के दौरान अध्ययन के प्रति बच्चों में कैसे होना चाहिए? व्यक्तित्व रुचि होनी चाहिए, उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, अंदर से आंतरिक रूप से वो मोटिवेट होने चाहिए पढ़ने के लिए। तभी हम कहीं जा करके अधिगम का प्रसार कर सकते हैं, मतलब अधिगम को और अच्छे से उनको क्या ला सकते हैं? उनके सामने रख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जब तक एक बालक अच्छे से इंटरेस्ट नहीं लेता है तब तक उनमें अधिगम की भावना आ ही नहीं सकती, ठीक। वो सीख ही नहीं सकता। क्लास में अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो वो कितनों भी आप उनको अच्छे तरीके से सिखा लो, बता लो, वो सीख ही नहीं पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल के पेपर में, प्रीवियस ईयर में 2019 के में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। उसमें क्या दे दिया गया था कि अगर किसी में रुचि लानी है छात्रों में, तो वो कौन सा नियम है? थॉर्नडाइक के कौन सा नियम है? रुचि लाना है तो वो कौन सा नियम था? तत्परता का नियम, मतलब उसमें को तत्पर करना है पढ़ाने के लिए। तो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इन्होंने क्या दिए थे? सीखने के नियम दिए थे। क्या दिए थे भाई? सीखने के नियम दिए थे, ठीक है। जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से मतलब 2 नियम दिए थे। कौन कौन सा? एक मुख्य नियम था, ठीक, एक मुख्य नियम था, और एक कौन सा नियम था? गौण नियम था, ठीक। एक कौन सा था? गौण नियम था। मुख्य नियम
कितने टाइप से दिए थे मुख्य नियम को इन्होंने, कितना दिया था, 3 सीखने के मुख्य नियम दिए थे इन्होंने, और 5 जो है वो गौण नियम दिए थे, जिसमें से 3 कौन कौन से था, एक अभ्यास का नियम था, एक प्रभाव का नियम था, एक तत्परता का नियम था। अभ्यास का नियम में आप जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा सीखने की आप में क्या पाई जाएगी, जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करते हो उतने ज़्यादा आपके व्यवहार में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। ये किनका मानना था, थॉर्नडाइक का। तो ये इन्होंने अभ्यास का नियम बोल दिया कि बच्चों को हम जितना ज़्यादा अभ्यास करवाएंगे उतने ज़्यादा बच्चे जो है कैसे करेंगे, सीखेंगे। ठीक। प्रभाव का नियम में क्या होता है, तत्परता का नियम में हमको उनको क्या लानी है, तत्परता लानी है, मतलब रुचि लानी है, इंटरेस्ट लाना है पढ़ाने में। जब तक ये तत्पर नहीं रहेंगे तब तक वो सीख पाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा चीज होता है प्रभाव का नियम, जिसमें ये बोला गया था कि किसी भी कार्य को करने के बाद या तो उस कार्य में अगर हमको सकारात्मक क्या हो रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है तो हमको संतोष की प्राप्ति होती है, अगर उसमें नकारात्मक पुनर्बलन हमको मिल रहा है तो असंतोष की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों नियम सीखने के किनके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा। इसमें पूछा क्या गया है, सफलता से संतोष, अभी बताइए ना, और असफलता से असंतोष का क्या होता है, असंतोष की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल ये कौन सा नियम हो जाएगा, चलिए बताइए। अभ्यास का तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सीखेंगे। प्रभाव का होगा कि तत्परता का, तो तत्परता में रुचि की बात की जाती है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, और वेरी गुड, सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, फिर क्या बोल रहे हैं। जैसे आप लोग अभी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हो, है ना, तो अगर आप लोगों का लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को संतोष की प्राप्ति होगी कि नहीं, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा कि नहीं। लेकिन वही अगर नहीं लगता है तो अरे यार छोड़ हटा, अब नहीं करता, ऐसा वाला मतलब असकारात्मक, मतलब निगेटिव वाले आपके माइंड में वहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या, किसकी प्राप्ति होती है आपको, असंतोष की। तो ये होता है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था, चलिए ऑप्शन है आपके, पॉलॉन ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, जीन पियाजे ने, कि वाइगोस्की ने। तो जीन पियाजे वाइगोस्की होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको क्या बोला जाता है, संज्ञानवादी। ठीक है, इनको संज्ञानवादी बोला जाता है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से क्रिया करके सीखते हैं। वही अगर हम पॉलॉन की बात करें तो पॉलॉन में क्या दिया था, सिद्धांत दिया था सीखने के। ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे जिन्होंने कुत्ते पर क्या किया था, प्रयोग किए थे। ठीक है, व्यवहारवादी जिनको बोला जाता है। पॉलॉन कौन हो जाएंगे, व्यवहारवादी। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, अंतःदृष्टि सिद्धांत बोलो, चाहे आप गेस्टाल्टवादी सिद्धांत बोलो, चाहे आप संयोजनवाद का सिद्धांत बोलो, संयोजनवाद का सिद्धांत बोलो, इसी को और क्या, सॉरी, इसी को समग्रवाद का भी सिद्धांत बोला जाता है। संयोजनवाद उनका हो जाएगा, ठीक है, थॉर्नडाइक का। इनको बोला जाता है समग्रवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। ठीक, गेस्टाल्टवादियों ने किन पर प्रयोग किए थे भाई अपना, चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ वेरी गुड, किन पर प्रयोग किए थे, सुल्तान नामक चिंपांजी पर। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपांजी पर, वनमानुष पर क्या किए थे इन्होंने, प्रयोग किए थे। तो आपको याद रखना, यहाँ पे आपको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं को और क्या बोला जाता है, सूझ का भी सिद्धांत बोला जाता है। क्लियर है ना सभी को, समग्रवाद का सिद्धांत भी बोला जाता है और इसी को सूझ का भी सिद्धांत बोला जाता है। सूझ का सिद्धांत के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और कौन कौन से नाम है चलिए जल्दी से बताएंगे। संपूर्णवाद का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। ठीक, चाहे आप संपूर्णवाद बोलो, चाहे आप समग्रवाद बोलो, चाहे आप अवयवीवाद बोलो। ठीक, ये सारे इनके नाम हो जाएंगे। अवयवीवाद भी बोला जाता है। ठीक, सूझ का सिद्धांत। अब आपको बताना है गेस्टाल्टवाद के जनक। चलिए भाई जल्दी से आंसर करेंगे, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, जल्दी से बताएंगे। गेस्टाल्टवाद के जनक, क्या आंसर कर रहे हैं, चलिए वेरी गुड। तो गेस्टाल्टवाद के जनक आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे भाई, मैक्स वर्दीमर। ठीक, कौन है,
मैक्स वर्दीमर थे, ठीक, जिनको क्या बोला जाता है, गेस्टाल्टवाद के जनक बोला जाता है। इन्होंने क्या, और प्रयोगकर्ता किनको बोला जाता है, प्रयोग कोई दूसरा किए थे ना, ठीक, प्रयोगकर्ता कौन है, प्रयोगकर्ता, तो इसको अलग अलग आपको याद रखना है। गेस्टाल्टवाद में प्रयोग चिंपांजी पर किन्हें किया था, तो कोहलर ने किया था, ठीक है, कोहलर, तो प्रयोगकर्ता कोहलर को कहा जाता है, लेकिन गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या किए थे, इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे, प्रयोग किए थे। और इनके साथी कौन कर थे, जैसे कोफ्फा थे, है ना, और वर्दीमर थे, प्रतिपादक भी वर्दीमर को ही कहा जाता है। तो यहाँ से इतने चीज़ आपको याद रखना है, इनके प्रतिपादक वर्दीमर हो जाएंगे, चाहे आप गेस्टाल्टवाद के जनक बोलो, प्रतिपादक बोलो, मैक्स वर्दीमर हो जाएंगे, लेकिन इस पर प्रयोग कौन किए थे, तो कोहलर किए थे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं कि गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग कौन किए थे, जो चिंपांजी नाम, सुल्तान नाम का चिंपांजी था, उन पर, तो आपको याद रखना है कोहलर हो जाएंगे। और वही अगर आपको गेस्टाल्टवाद के जनक पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे भाई, मैक्स वर्दीमर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हो, जो सटीक हो, पिछली परीक्षा में आ चुका हो, कि समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करता हो। तो इसमें से जो आपको सबसे अच्छे आंसर लग रहे हैं पॉजिटिव, उसका आंसर करिए। तो बच्चों का सिर्फ ध्यान आकृष्ट करने वाले ही प्रश्न अच्छे रहेंगे क्या उनके लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। एकदम सटीक हो वही क्वेश्चन से अच्छे हैं क्या, नहीं। पिछली परीक्षा में आ गए हो, प्रीवियस ईयर, जैसे अभी आपका ये क्वेश्चंस अगर और आ जाए तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट ही रहेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा समस्या प्रधान, मतलब जो भी क्वेश्चन में समस्या होता है, हल ढूंढने में सहायता करे, प्लस उसको अपने व्यवहार में भी क्या कर सके, बच्चे ला सके, तो वही जो प्रश्न होता है वो क्या होता है भाई, सबसे उत्तम होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करने वाले प्रश्न, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है, शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता की उपयोग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, मोटिवेशन के बारे में। तो इसके स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है, तो शक्ति संचालन भी, ठीक, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश वर्ड भी देख सकते हो, पावर ऑपरेशनल, ठीक, ऑपरेशंस, चेंजिबिलिटी, कंटिन्यूटी, ऑल ऑफ द एबो। चलिए आंसर करना है आपको, शक्ति संचालन, पावर ऑपरेशनल हो जाएगा क्या, ठीक, तो बिल्कुल सही है। शक्ति संचालन भी होगा, परिवर्तनशीलता भी होगा, अभिप्रेरणा के स्वरूप के लक्षण ये तीनों के तीनों हैं, और निरंतरता भी होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, कि आकर्षक भूमिका है। तो आकर्षक अपूर्व में बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल भी नहीं अदा करती। क्यों महत्वपूर्ण अदा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बार बार बोलती हूँ कि जिनके मम्मी पापा मन बुद्धि के हैं, जिन बालकों के मम्मी पापा जैसे होते हैं ना, कभी कभी मन बुद्धि के भी होते हैं, तो क्या जरूरी है कि उनके बच्चे भी मन बुद्धि होते हैं, नहीं। वो तो एकदम रेयर केस में ही होंगे कि उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं, कभी कभी उनके जो भी वंश है, उनका जो भी जीन है उनमें आ जाता है, तो कभी कभी ही होते, एकदम रेयर में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बुद्धि एवं व्यक्ति में वंशानुक्रम की, मतलब जो भी हमारे मम्मी पापा से हमको बुद्धि मिलती है, इसमें एक नाम मात्र की भूमिका होती। कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि आपके मम्मी पापा एकदम टैलेंटेड है तो उनकी बुद्धि आप में भी आएगा कि आप वहाँ पे भी टैलेंटेड होते हो। देखो ना, जिनके मम्मी पापा कभी जॉब में रहते तो उनके बच्चे नहीं करते जॉब, उनको पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं होती, तो ये होता है कि नहीं, उनमें बुद्धि ही नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जिनके मम्मी पापा थोड़े कम बुद्धि वाले होते हैं, मन बुद्धि वाले होते हैं, उनके बच्चे भी कैसे हो जाते हैं, थोड़ा टैलेंटेड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी कारण बोला गया है कि बुद्धि और व्यक्तित्व में क्या होता है भाई, वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। यहाँ पे कोई इनका भूमिका अदा नहीं करता है, सिर्फ नाम मात्र ही माना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाम मात्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है, आंसर करना है आपको। चलिए ऑप्शन ए बोल रहे हैं, बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यवस्था
व्यवसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है कि उपरोक्त तो सभी। यहाँ पे बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? आपको बताना है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का किनके माध्यम से पता चलता है। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम भूमिका होती है। बिल्कुल सही है। आपके पास जितनी बुद्धि रहेंगी, आप पढ़े भी लिखे भी नहीं रहोगे ना, तब भी आप व्यवसाय, अगर आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, आपका माइंड वहाँ पे अच्छा काम करेगा, तो आप करोड़पति भी बन सकते हो। कोई ज़रूरी है क्या कि आप पढ़े लिखे हो तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो? भाई आपके पास क्या रहना चाहिए? दिमाग रहना चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। हमको चेक करना है, बुद्धि परीक्षण करना है, उनका आईक्यू टेस्ट करना है कि इनका बुद्धि कैसा है ना। तो उनके हिसाब से उनको उन्नति के मार्ग पर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु भी बुद्धि का आधार होना बहुत जरूरी है। भाई अनुसंधान मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो? जो वैज्ञानिक बनते हैं तो उनमें हमसे भी ज़्यादा अलग ही लेवल का उनमें बुद्धि पाया जाता है, तभी उन लोग अलग अलग खोज करके निकालते हैं कि नहीं। अंतरिक्ष में ऐसे ही आप चले जाओगे क्या? नहीं, है ना। कोई ऐसे मतलब नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता वहाँ पे। जिनकी बुद्धि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वही जो है वो क्या बनता है, वैज्ञानिक बनते हैं। ठीक, अनुसंधान के लिए ही उनको क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। क्लियर है? तो यही जो है वो क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी जो है वो क्या हो जाएगा भाई, सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण क्या होता है, प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है, वातावरण मतलब परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, यह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, अंतःमुखी व्यक्तित्व वाले, कि कमजोर और कम क्रियाशील वाले। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई? प्रजातांत्रिक माँ, जहाँ पे उनके मम्मी पापा उनको बिंदास रूप से छोड़ देते हैं, है ना, कि तुमको जो अच्छा लग रहा है आप करो, आप आपके अकॉर्डिंग करो। मतलब वहाँ पे बच्चे की भी बातों को सुना जाता है, बच्चे वहाँ पे फ्री रहते हैं। उनके मम्मी पापा किसी भी चीज़ में रोका टाकी नहीं करते कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार के बच्चे कैसे रहेंगे? शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे क्या? कभी भी नहीं। उनके मम्मी पापा फ्री उनको छोड़ दिए, मतलब ऐसे बच्चे जो है वो ज़्यादा और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे रहते हैं, हमेशा अग्रसर रहते हैं। ठीक है, अंतःमुखी तो रहेंगे ही नहीं भाई। अंतःमुखी उनके बच्चे रहते हैं जो उनको घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं देते उनके मम्मी पापा। टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, रोका टाकी किए बच्चे के ऊपर। मतलब वहाँ पे बच्चा बिल्कुल कैसा हो जाता है, अंतःमुखी हो जाता है। कमजोर भी वही बच्चे होंगे, ठीक, कम क्रियाशील भी वही लोग होंगे। लेकिन जिनके फैमिली में उनके मम्मी पापा उनको प्रजातांत्रिक वातावरण में छोड़ देते हैं कि तुमको जो अच्छा लग रहा है वो करो, तो बिल्कुल वहाँ के बच्चे कैसे रहते हैं, उस परिवार के बच्चे बहिर्मुखी होते हैं। मतलब बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, और ऐसे बच्चे हमेशा कैसे रहते हैं भाई, एकदम एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ में कैसे रहते हैं वो, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। तो वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है, तब उनके सीखने का क्रम स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है कि समान रहता है? भाई आप बच्चों को अगर समूह में काम करने के लिए दे दो, ठीक, तो रुक जाएगा क्या उनका दिमाग? ठीक है, उनके सीखने का क्रम स्थिर हो जाएगा क्या, रुक जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, घटेगा भी नहीं, समान भी नहीं रहेगा। लेकिन वो सामान्य से कैसा रहता है, बेहतर रहता है, एक्टिव हो जाते हैं, सभी अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं, है ना। वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, पूछेंगे कि क्या बना रहे हो, मेरे से क्या कमी है, वो एक दूसरे की कमी को भी क्या करते हैं, मतलब कमी को क्या करने की पूरा करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें आ जाती है, मतलब वो क्या हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, सहयोगात्मक भावना हो जाती है और अच्छे से सीखने लग जाते हैं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है।
आंसर करना है आपको। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, कि समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा मतलब एक ही कक्षा में हमको एक ही छत के नीचे, चाहे वो सामान्य बालक हो, मतलब सामान्य बालकों के साथ ही हमको विशिष्ट बालक, विशिष्ट के अंतर्गत सब बालक आ जाएंगे, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मन बुद्धि के बालक हो, चाहे वो समस्यात्मक बालक हो, बाल अपराधी बालक हो, सब बालक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वो सभी बालक को हमको एक साथ एक ही छत के नीचे क्या देने की बात की जाती है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा देने की बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? उनकी विशेषता नहीं है, मतलब इनमें निगेटिव ढूंढना है। तो वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये तो बिल्कुल इनकी व्यवस्था हो जाएगी। समावेशी शिक्षा में हम सतत उनका आकलन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, ये भी बिल्कुल होता है। समावेशी शिक्षा नहीं तो कहलाएगा ही नहीं अगर एक शिक्षक एक बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहा है तो। अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, कि समग्र विद्यार्थियों एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो सभी विद्यार्थी जो है वो एक ही ज्ञान क्षमता वाले होते हैं क्या? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितने भी सी आंसर लगा रहे हैं सबका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे? अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषय हेतु। भाई आप पर्यावरण का पढ़ा रहे हो, ठीक, तो पर्यावरण के लिए अलग से सहायक सामग्री लाओगे कि नहीं लाओगे? गणित पढ़ा रहे हो, त्रिभुज, ट्रायंगल, कुछ भी हो तो इसके लिए अलग सामग्री का यूज करोगे कि नहीं? ठीक, विज्ञान पढ़ा रहे हो तो विज्ञान के लिए अलग से सहायक सामग्री का, हिंदी के लिए अलग से सहायक सामग्री का। तो जितने भी अलग अलग क्या है विषय है, तो अलग अलग विषय के लिए आप एक ही सहायक सामग्री का यूज एक ही सहायक सामग्री में पढ़ा लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यही जो है वो क्या होगा? इसका बिल्कुल निगेटिव आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो यहाँ पे समग्र विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी जो है वो, मतलब ये भी क्या है? इसका समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है बोला गया है। ठीक, हाँ, तो अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हो तो बिल्कुल ये भी है। अलग अलग सहायक सामग्री का यूज अलग अलग विषय के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसमें क्या बोला गया है? समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं वो उनके पास एक ही ज्ञान क्षमता वाले होते हैं क्या? मतलब सबके IQ लेवल जो है वो 90 से 100 के बीच में रहेगा क्या? कि सबके सब सामान्य बुद्धि वाले रहेंगे, सबके सब मंद बुद्धि, ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे समावेशी शिक्षा मतलब सामान्य बालकों के साथ हमको मन बुद्धि बालकों को, ठीक, प्रतिभाशाली बालकों को, ठीक, और कौन से बालकों को? जो समस्यात्मक बालक है, ठीक, सभी बालकों को एक साथ हमको क्या देना है? यहाँ पे शिक्षा देना है। तो क्या एक ही ज्ञान क्षमता वाले होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग ज्ञान क्षमता वाले रहेंगे। तो यही डी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के प्रति ज्ञान में दक्षता, की शिक्षण पद्धतियों में ज्ञान की दक्षता। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको पॉजिटिव लगेगी, सारे आंसर। पढ़ाने की उत्सुकता भी रहना चाहिए एक शिक्षक में, धैर्य और दृढ़ता भी रहना चाहिए, विषयों के ज्ञान में दक्षता भी रहना चाहिए। जिस विषय को पढ़ा रहा है उसमें उनको दक्ष प्राप्त होना चाहिए, चाहे आप हिंदी का पढ़ाओ, गणित का पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ। तभी तो बोलते हैं ना PG वाले हो तो उनके लिए स्पेशल लेक्चरर का निकालेंगे, स्पेशल उनमें PG किए रहोगे हिंदी में, तभी आप पढ़ा पाओगे उसको। तो ये होता है, तो उसमें दक्ष भी जरूरी होता है। शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बोले गए हैं। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है? चलिए बताइए। आप लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए, तो यहाँ पे पढ़ने की उत्सुकता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब पढ़ाने की उस उत्सुकता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, विषयों के ज्ञान से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। धैर्य किस बात की? कि आपके कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में से आप 15 बच्चे को सिखा पा रहे हो, ठीक है, लेकिन वही आपकी कक्षा में 15 बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी अपना धैर्य बना के रखना है। भाई साल के अभी आपके पास, ठीक,
मतलब कितने दिन विद्यालय लगती है। अगर हम 45 दिन को हटा दें तो टोटल कितने दिन विद्यालय लगती है, जितने भी दिन वहाँ पे विद्यालय लगती है, ठीक, 6 महीना बोलो चाहे आप कितने महीने बोलो, 9 महीने बोलो, तो इस 9 महीने में कभी ना कभी तो 15 बच्चे जो है वो सीखेंगे, ठीक है, कभी ना कभी आप सिखाओगे। तो इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना है, मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं कि एकदम ये सीख ही नहीं रहा है, बहुत कमज़ोर है, कैसे करूँ। तो वहाँ पे आपने आपको एकदम धैर्य के साथ रखना है और दृढ़ता बना के रखना है। मतलब यहाँ पे दृढ़ता बोलने का, परसिस्टेंसी बोलने का मतलब है कि आपको बस मुझे सिखाना है, मतलब सिखाना है। वहाँ पे दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि मैं इन 15 बच्चे जो नहीं सीख रहे उनको मैं सिखा के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो ये जो है वो शिक्षक की बेस्ट क्वालिटीज़ हो जाती है, एक धैर्य और एक क्या होता है, लगन, दृढ़ता, कि उनमें सिखाने का हमें क्या होना चाहिए, लगन होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, ठीक। तब हम कहीं जाकर बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं और तब हम कहीं जाकर वहाँ पे बेस्ट टीचर बन सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालयों में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, ठीक है, तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। वह पिछड़ा विद्यार्थी है क्या, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह सृजनशील विद्यार्थी है कि उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। चलिए भाई बताएंगे कि आप टीचर बन गए और आपके कक्षा में एक ऐसे विद्यार्थी है जिनको आपके विद्यालय में जो भी हर गतिविधि हो रही है उसको जानने के लिए वो उत्सुक रहता है पहले से, ठीक है, कि अगर प्रतियोगिता हो रही है, पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है, खेल प्रतियोगिता हो रही है, वेस्ट मटेरियल वाली प्रतियोगिता हो रही है, तो उनको जानने का उनको क्या रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है वो। तो पिछड़ा बालक लोग ऐसे रहते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो निष्क्रिय रहते हैं, तभी तो क्या हो जाते, एक क्लास पीछे होते कि नहीं, अपने औसत एवरेज बच्चों से एक क्लास वो कैसे रहते हैं, पीछे रहते, इसी कारण इसको पिछड़ा बालक कहा गया है। तो ये तो नहीं हो सकता। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई, पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चा और कुछ करने में ज़्यादा एक्टिव है ना, पढ़ाई के साथ साथ वो नई नई चीज़ें सीखने में क्या है, उत्सुक रहता है, मतलब वह सृजनशील विद्यार्थी है पक्का। कौन है भाई, वो सृजनशील विद्यार्थी है, वो एक्साइटेड रहता है इसलिए कि मेरे विद्यालय में कुछ भी नई नई अगर चीज़ें हो रही है, चाहे वो संगीत हो, पेंटिंग हो, तो मैं पहले पार्टिसिपेट करूँगा, इसलिए क्योंकि वो सृजनशील बालक है, उनको ये सारी चीज़ें अच्छा काम करना, नए नए चीज़ें बनाना, ये सारी चीज़ें उनको करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये बालक, सृजनशील बालक का ये क्या हो जाती है, क्वालिटीज़ हो जाती है। उस विद्यार्थी का मन खेल में ही रहता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वो कौन सा बालक है, सृजनशील बालक है। तो ऐसे बालकों के लिए आपको हमेशा कैसे रहना है भाई, पॉजिटिव आंसर ही लेने हैं। ऐसे मत ले देना कि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं रहता है ना, दिन भर वो बालक का जो है वो खेलने में ही मन लगा रहता है, ऐसा आंसर नहीं लेना है। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है, पूर्व बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, कि संपूर्ण जीवन तक। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है। अधिगम मतलब सिर्फ एक निश्चित समय तक ही सीखेंगे क्या, सिर्फ बाल्यावस्था तक ही अधिगम करेंगे क्या, किशोरावस्था तक होकर के हम छोड़ देते हैं क्या। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि 45 वर्ष के, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के लोग भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना भाई, सीखते हैं ना। अधिगम का एक कोई लिमिट आयु एज नहीं होता कि हमको सिर्फ 18 साल हो गया या 25 साल 30 साल तक पढ़ लिए फिर हो गया। 45 साल 50 साल तक के लोग भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं ना। उनके लिए अगर एज का क्या रहता है, थोड़ा 45 साल तक छूट रहता है तो निकालते हैं कि नहीं निकालते। 70 साल के बुजुर्ग लोग भी आप लोग देखना निकाल लेते हैं, मतलब उन लोग भी अधिगम करते हैं। तो अधिगम मतलब क्या होता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर वो संपूर्ण जीवन में ही पड़ता है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जो है वो संपूर्ण जीवन में करते हैं, न कि सिर्फ बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में। क्लियर है। तो भाई जिंदगी भर हमारा क्या रहेगा, अधिगम चलता रहेगा, तो संपूर्ण जीवन तक हमको ये प्रभाव करेगा करना, प्रभावित करेगा ना जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग देखिए, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना ये, चलिए दिख रहे हैं, यहाँ पे दिया है बालकों के वर्गीकरण। और आप लोग, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिएगा अच्छे से।
बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ये बालकों का वर्गीकरण है और उनके प्रमुख लक्षण है। एक प्रतिभाशाली बालक है, रचनात्मक बालक है, पिछड़े हुए बालक है, अधिगम अयोग्य बालक है और मानसिक रूप से मंद बालक है। ये उनके लक्षण है। निम्न बुद्धि वाले बालक का लक्षण मतलब प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है, रचनात्मक बालक के लक्षण क्या है, पिछड़े हुए बालक के लक्षण, अधिगम अयोग्य, समस्यात्मक, औसत से पीछे, आविष्कारक के उच्च बुद्धि वाले। ऑप्शंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला का ई, दूसरा का डी, पहला का सी, चौथा का बी, पांचवा का ए। दूसरा ऑप्शन है आपका पहला का ई, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी और फिफ्थ का ए। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ई। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ई और फिफ्थ का ए। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको क्वेश्चंस, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण कैसा होता है, ये उच्च बुद्धि वाले होते हैं कि नहीं, इनकी IQ 120 प्लस होती है कि नहीं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है एक तो पहला का ई और दूसरा का ई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ये क्या हो जाएगा, उच्च बुद्धि वाले प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होगी। रचनात्मक कार्य कौन करेंगे, जो कैसे रहेंगे, आविष्कारक रहेंगे, ठीक। तो आविष्कारक बालक जो है वो कैसे काम करेंगे, रचनात्मक, तो ये हो जाएगा। और दूसरा का डी, ठीक, बिल्कुल हो गया ये वाला। पिछड़े हुए बालक, इसमें भी है था ना, लेकिन इसमें दूसरा का डी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। पिछड़े हुए बालक कैसे होते हैं, तो पिछड़े हुए बालक समस्यावाचक होते हैं, तो बिल्कुल तीसरा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अधिगम अयोग्य बालक कैसे होते हैं भाई, तो ये होते हैं अधिगम अयोग्य बालक कैसे रहेंगे, समस्यावाचक रहेंगे, ठीक है। पिछड़े हुए जो बालक रहेंगे ना वो कैसे रहते हैं, औसत से पीछे रहते हैं, ठीक। इसको आप लोग थोड़ा सा वो कर दीजिए। पिछड़े हुए बालक हमेशा कैसे रहते हैं, अपने औसत बालकों से कैसे रहते, पीछे रहते हैं कि नहीं, तो तीसरा का सी आएगा, ठीक। और अधिगम अयोग्य जो बालक रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ये रहते हैं निम्न बुद्धि वाले, निम्न बुद्धि नहीं, समस्यात्मक रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये समस्यात्मक रहेंगे, ठीक। उसके बाद बचता है मानसिक रूप से मंद, तो यहाँ पे निम्न बुद्धि वाले आ जाएंगे, ठीक। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है, उच्च बुद्धि वाले होते हैं। रचनात्मक बालक कैसे होंगे, रचनात्मक बालक कैसे होंगे, आविष्कारक रहेंगे, डी हो जाएगा। पिछड़े हुए बालक कैसे रहेंगे, औसत से पीछे रहेंगे। अधिगम अयोग्य बालक कैसे रहेंगे, तो ये समस्यावाचक रहेंगे, ठीक है। और मानसिक रूप से मंद बालक की अगर मैं क्वालिटीज के बारे में बात करूं तो ये कैसे रहेंगे, निम्न बुद्धि वाले बालक रहेंगे। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने भी यहाँ पे ए लगा रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है, 11 है, 10 है, 20 है कि 14 है। चलिए आंसर करेंगे। तो हम लोग विलियम मैकडूगल का क्या पढ़ते हैं, मूल प्रवृत्ति, ठीक। विलियम मैकडूगल विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति दिया था, कितना दिया था, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 मूल प्रवृत्ति के जनक किनको कहा जाता है, 14 मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। और विलियम मैकडूगल ने क्या दिया था भाई, 14 मूल प्रवृत्ति दिया था, जिसमें उन्होंने संवेग, ठीक है, मतलब कौन कौन से संवेग से कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जन्म लेती है, कौन कौन से मूल प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में बताए थे, ठीक। तो कौन कौन से थे, सबसे पहले जैसे आप लोग देखे होंगे, हम प्राथमिक पढ़ते थे, द्वितीयक पढ़ते थे, है ना। तो भय, ये भय हमारा जब संवेग आता है, जब हम डर जाते हैं, है ना, तो भय वाला संवेग उत्पन्न होता है कि नहीं। तो इसमें हमारा कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, पलायन करते हैं कि नहीं, डर के मारे भाग जाते हैं कि नहीं। तो संवेग भय का जो मूल प्रवृत्ति रहेगा वो क्या रहेगा, पलायन रहेगा, ठीक है, पलायन। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल प्रवृत्ति घृणा का मूल प्रवृत्ति संवेग
यहाँ पे भय संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनता है ना। तात्याना रहेगा, शिशु रक्षा रहेगा, शरणागति रहेगा, मूल, ये सब पूरे और क्वेश्चंस बनते हैं आपके। मतलब यहाँ पे आपको संवेग दिया जाएगा और उधर मूल प्रवृत्ति पूछा जाता है। दूसरा रहेगा, चलो मैं आप लोगों को 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बता देती हूँ। एक होता है घृणा, ठीक, एक क्या रहता है, घृणा। घृणा के लिए मूल प्रवृत्ति आपको याद रखना है कौन सा, जब हम किसी से घृणा करते हैं तो उनसे नफरत होती है कि नहीं, उनको नफरत होती है मतलब हम उनसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब त्यागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये त्यागना होगा इनका मूल प्रवृत्ति। फिर तीसरा मूल प्रवृत्ति होगा आपका वात्सल्य, ठीक है, कौन सा होगा, वात्सल्य चाह। वात्सल्य चाह होगा मतलब यहाँ पे हम शिशु की क्या करेंगे, पुत्र की चाह करेंगे, ठीक। मतलब शिशु रक्षा या शिशु की चाह हो जाती है, ये हमें मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाएगा। वात्सल्य जब संवेग उत्पन्न होगा तो वही अगर हमें कष्ट या करुणा संवेग उत्पन्न होगा, ठीक है, तो करुणा हो रहा है मतलब क्या, कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी भाई, शरणागति, ठीक है। शरणागति मतलब किसी के पास जाते हो कि नहीं शरण लेने के लिए, है ना। मतलब कोई अगर किसमें है, दुख में है तो हमको शरण चाहिए होता है। पांचवा आपका हो जाएगा करुणा, चौथा करुणा हो जाएगा, पांचवा आपका होगा कामुकता, ठीक। काम करने की अगर संवेग हमें उत्पन्न होता है कामुकता, तो हम किसकी तलाश करते हैं, काम की, ठीक। तो मूल प्रवृत्ति कौन सी जागृत होगी हमारी, काम। अगर हम में क्या हो रहे हैं, आश्चर्य, ठीक है, किसी भी चीज को अरे हाँ ऐसा हुआ, तो आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जिज्ञासा आपकी बढ़ जाती है कि नहीं, ठीक, कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये आपका छठवां मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, आश्चर्य। फिर आता है कौन सा, श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, आत्म गौरव की मूल उत्पत्ति, ठीक। उसके बाद आठवां आपका जाएगा, कितना पढ़ना है हमको, 14 देखना है, ठीक है। अधीनता में क्या आ जाएगा, आत्महीनता, किसी के अधीन हम हो जाते हैं तो इसमें कौन सी मूल उत्पत्ति उत्पन्न हो जाएगी, आत्महीनता की, ठीक है। हम अपने आप को सौंप देते हैं, पूरा अधीन हो जाते हैं उनके। फिर नौवां मूल प्रवृत्ति रहेगा आपका एकाकियन, ठीक है। एकाकियन मतलब हम समूह में रहना स्टार्ट कर देंगे जब हम अकेले हो जाते हैं, एकाकियन। तो यहाँ पे हमें कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी, समूहीकरण की प्रवृत्ति, समूह में रहने की प्रवृत्ति, ठीक है। उसके बाद आपका 10वां मूल प्रवृत्ति रहेगा भूख। अब भूख लगेगी आपको, तो आपको किसकी चाह रहेगी, भोजन की रहेगी कि नहीं, तो यहाँ पे भोजन वेशन की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, ठीक। वही अगर हम 11वें मूल प्रवृत्ति की बात करें तो अधिकार की भावना अगर हमें संवेग उत्पन्न हो गए, ठीक है, अधिकार की भावना की संवेग उत्पन्न अगर हमें हो जाती है तो हम लोग संचय करने का क्या कर लेते हैं, मूल प्रवृत्ति बना लेते हैं। वही आपका 12, 13 और एक रहेगा 14, ठीक। 12 आपके जो रहते हैं वो कौन सा रहेगा, रचना और मतलब धार्मिकता पर रिलेटेड होगा ये, ठीक। अगर ये वाले मूल प्रवृत्ति आप में हो जाएंगी तो रचना धार्मिकता हो का जो भी मूल प्रवृत्ति है, मतलब आप में अगर मूल संवेग क्या आ जाएगा, संवेग रचना आ जाएगा, तो मूल जो आपको मूल प्रवृत्ति जो है वो कौन सी उत्पन्न हो जाएगी, धार्मिकता की, रचना धार्मिकता की। वही अगर आमोद की आप में क्या आ जाती है, तो यहाँ पे हास्य का क्या हो जाता है, संवेग उत्पन्न हो जाता है। अब 14 वाला का आप लोग बताएंगे कौन से इसमें से छूटा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर हम में भय संवेग उत्पन्न होता है तो पलायन मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। घृणा होता है संवेग तो त्यागते ना, किसी को त्याग देते हैं। वात्सल्य होता है तो शिशु चाह की उसमें हमें कामना आ जाती है। करुणा होता है तो हम शरणागति के लिए किसी के पास जाते हैं। कामुकता होता है तो काम करने का मन होगा। आश्चर्य होगा तो किसी के बारे में जानने का जिज्ञासा हो की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। श्रेष्ठता हमें आत्मी है तो आत्मगौरव ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आत्मगौरव बढ़ जाती है हमारी। अधीनता अगर हमें हो जाती है तो आत्महीनता हो जाता है। एकाकीयन की संवेग अगर उत्पन्न होती है तो
कौन सा मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होता है? समूहीकरण की भूख अगर होता है तो भोजन की जरूरत पड़ती है, और अधिकार की भावना तो संचय। तो इसमें से एक कौन सा छूटा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारे 11 मूल प्रवृत्ति हो जाएंगे, 14 मूल प्रवृत्ति हो जाएंगे, जिनके जनक इनको कहा जाता है विलियम मैकडूगल को। क्लियर है? देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, कि चयन का सिद्धांत। आप लोग इंग्लिश का भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, पहला दिया है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है भाई कि किसी छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत तो ये नहीं हो सकता। उद्देश्य मतलब उनका उद्देश्य क्या रहेंगे ये अगर आ जाता, लेकिन क्या और कितना पढ़ाना है ये हमको क्या बनाना है, एक प्लानिंग करना है। तो बिल्कुल रुचि का सिद्धांत भी नहीं होगा, ये चयन का सिद्धांत भी नहीं होगा, बल्कि ये किसका सिद्धांत होगा? नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग करना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर समझ में नहीं आते हैं, आप लोग बिल्कुल इंग्लिश का एक बार देखा करिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का भी बिल्कुल भी नहीं है, प्लानिंग का तो होगा ना भाई। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या और कितना पढ़ाया जाए। तो ऐसे प्लानिंग करके आप लोग पढ़ाओगे ना कक्षा में कि सबको एकदम पढ़ा दोगे। इतना बड़ा अगर आपका लेसन भी रहेगा बच्चों का, तो उसमें से आप बच्चों के लिए जो भी अच्छा चीज रहेंगे उतना तक ही पढ़ाओगे। उसमें से आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये आप प्लानिंग करते हो कि नहीं? तो क्या और कितना पढ़ा रहे हो, मतलब वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? नियोजन का सिद्धांत लागू कर रहे हो, मतलब वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? प्लानिंग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है, आपको यहाँ पे खामियां बताना है। विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता। किस प्रश्नों के कल्पनाशीलता का विकास होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इनकी खामियां बतानी है। और जो सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जैसे आप लोग देते तो हो ना कि वंडर ऑफ साइंस पर निबंध लिखना है, गाय की रचना लिखना है, ठीक है, और प्रदूषण पर आप लोगों को निबंध लिखना है, जैसे क्या बोलते हैं आतंकवादी हो गए, उन पर आपको निबंध लिखना है। तो ये विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी नहीं होता, लेखन कौशल के जांच के लिए भी सही नहीं होती, बल्कि इनकी खामियां सबसे बड़ी होती है कि इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा हम पूरी तरह से मूल्यांकन को संभव नहीं कर पाते हैं बच्चों के लिए, है ना, कि उसमें कितना नंबर आंकना है, कैसे नंबर देना है, इसके लिए हमको सारे टाइप से क्वेश्चंस वहाँ पे देने होते। तो ऐसे प्रश्न में हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक, मूल्यांकन करना कैसे हो जाता है, एकदम असंभव हो जाता है। ठीक, चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है लॉवेल तथा मार्केल का, स्पाइरल तथा इरविन का, फिशर तथा लांबा का, कि टर्मन का। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना, इसमें से दो भाई थे एकदम, उनमें मतलब इतना अच्छा संबंध था दोनों भाई में, वो थे स्पाइकर और इरविन। ठीक, अब समझ में आ गया इसका आंसर क्या है। तो आपको याद रखना है स्पाइकर और इरविन, कौन? स्पाइकर और इरविन दोनों भाई है, और इनमें इतना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में। ठीक, जो भी हम भाषा का यूज़ करते हैं और हमारे जो भी बुद्धि लब्धि है उसमें घनिष्ठ संबंध कहने की बात कौन करते हैं? दोनों जो घनिष्ठ भाई है वो कौन कौन? स्पाइकर और इरविन। ठीक, तो आपको याद रखना स्पाइकर और इरविन दोनों भाई थे। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ याद करवाने के लिए, ठीक है, आप लोग एकदम सीरियसली मत ले लीजिएगा। स्पाइकर और इरविन दोनों भाई थे और इनमें बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध थे, इसी कारण इन्होंने भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में भी क्या बोला है? घनिष्ठ संबंध है, ऐसा कहा था। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में अच्छे से सीडीपी पढ़ना है और सारे क्लासेस सारे विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साध्य पीएससी एकेडमी को, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बहुत ही विशेष तरीके से क्लास जो है वो
संचालित हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपके लिए नए बैच जो है वो स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए फिर इसी के साथ अलविदा लेते हैं सभी से। चलिए गुड नाइट सभी को। थैंक यू।